In this video, I am going to take a problem on electromagnetic induction. So in this problem, it is given that a thin conducting rod PQ is sliding against two fixed perpendicular wires in a uniform magnetic field B, perpendicular to the plane as on the figure. The magnetic field is in the inward direction. Find current in the rod at the instant shown when end P, this is the end P of this rod, is moving with velocity V. Resistance of the rod is R and that of two wires is 0. तो डायग्राम इज लुकिंग सिमिलर टू अ रॉड स्लाइडिंग अगेंस्ट अ वॉल एंड अ फ्लोर. तो उसी तरीके का डायग्राम देखने में यहाँ पर लग रहा है ये. तो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट दिस वेलोसिटी इज़ v. इसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं, पहले तो हमें इसमें रॉड PQ में EMF कितना इंड्यूस हो रहा है ये निकालना होगा, या फिर इस पूरा लूप जो बन रहा है इस पूरे लूप में कितना EMF इंड्यूस हो रहा है उससे भी किया जा सकता है इसको. तो इसको सॉल्व करने के तरीके ये हो सकते हैं कि या तो हम इस लूप में इसका एरिया लिखें टाइम के फंक्शन में और फिर उसको डिफरेंशिएट कर लें. तो राइटिंग एरिया एंड डिफरेंशिएटिंग दिस, तो फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर लेंगे. या फिर वी कैन ऑल्सो डू इट यूजिंग मोशनल EMF. मोशनल EMF का यूज़ करके भी इसको कर सकते हैं. तो पहले मैं इसको यहाँ पे d∅dt यानी कि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, और उसके लिए ऑब्वियस है कि ये एरिया यहाँ पर जो इनक्लोज हो रहा है वो एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ साथ. तो पहले मेथड 1 यूजिंग d∅dt. तो d∅dt का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ. पहले फ्लक्स निकालना होगा, तो फ्लक्स जस्ट मैं मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूँ यहाँ पे. फ्लक्स इज सम b इंटू ए, क्योंकि ऑब्वियस है कि b और एरिया वेक्टर या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होंगे यहाँ पर, डिपेंडिंग अपॉन कि हम एरिया वेक्टर किधर की तरफ लेते हैं. तो जस्ट मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पे फ्लक्स का. और जब आप फ्लक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ऑब्वियस है कि b इज़ कांस्टेंट हियर, तो अल्टीमेटली एरिया को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो किसी भी टाइम पे हम एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहेंगे इसका. अब एरिया कैसे कैलकुलेट करें, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर कि लेट्स से दिस इज़ सम x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, और यहाँ पर ये हो गया ऑरिजिन. अब ये जो कोऑर्डिनेट है ऑब्वियस है कि किसी भी टाइम पे ये कोऑर्डिनेट इन जनरल जब मैं लिखूँगा तो x, 0 हो जाएगा, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0, y, यानी कि ये डिस्टेंस x हो जाएगा और ये डिस्टेंस y हो जाएगा. तो एरिया लिखना बहुत ही सिंपल है इसका. तो एरिया कैन बी रिटन एज ट्राइंगल का एरिया, तो हाफ XY हो जाएगा ये एरिया. और इस एरिया को हमें डिफरेंशिएट कर लेना होगा. तो dA/dt दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, तो वी कैन यूज़ प्रोडक्ट रूल हियर. तो x dy/dt और y dx/dt. तो इंस्टेंटेनियसली इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे x, y, dy/dt और dx/dt की क्या वैल्यू होंगी वो लिखना पड़ेगा. तो dy/dt बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये जो y है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, और ऑब्वियस है कि y डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे. तो dy/dt की जगह तो आप यहाँ पे लिख दोगे -v, सिंस y इज डिक्रीजिंग विद टाइम, dy/dt इज नेगेटिव. लेकिन मुझे dx/dt के लिए इस एंड पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए होगी, q की वेलोसिटी यहाँ पे चाहिए होगी. तो q की जो वेलोसिटी है ऑब्वियस है कि वो इसके अलॉन्ग इस तरीके से ऐसे स्लाइड कर सकता है कंस्ट्रेंट. तो q इज स्लाइडिंग लाइक दिस. और q की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं जो हम कंस्ट्रेंट रिलेशंस में पढ़ते हैं. तो वन ऑफ द मेथड इज़ कि जो एंड पॉइंट्स यहाँ पर आप ले लो, तो यहाँ पर हम रॉड को रिजल्ट एज्यूम करते हुए ये बोल सकते हैं कि जो p की वेलोसिटी है अलॉन्ग द रॉड और जो q पॉइंट की वेलोसिटी अलॉन्ग द रॉड वो इक्वल होनी चाहिए. दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं होना चाहिए, ना अप्रोच होना चाहिए. p और q के बीच का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए. तो वी कैन यूज़ दिस फैक्ट. तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि इस v का कंपोनेंट कर लेते हैं यहाँ पे अलॉन्ग द डायरेक्शन, और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी इसका भी कंपोनेंट कर लेते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड. इस वेलोसिटी को लेट अस राइट इट एज v'. तो इसको मैं v' यहाँ पे लिख देता हूँ. तो जब मैं कंस्टेंट यहाँ पे यूज़ करूँगा तो v' ये थीटा है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. तो v' cos थीटा दिस इज इक्वल टू v. तो फिर ये 90 माइनस थीटा होगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा. तो दिस इज v sin थीटा. तो v' दिस इज इक्वल टू v tan थीटा. यहाँ पर ये आ जाएगा v', और v' बेसिकली dx/dt जो कि पॉजिटिव होगा क्योंकि x जो है टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर रहा है. तो हाफ एक्सिस, तो x की जो वैल्यू है वो आप l और थीटा के टर्म्स में यहाँ पर रख सकते हो. इस टाइम पे इंस्टेंटेनियसली जो एंगल है वो थीटा है, तो x कैन बी रिटन एज l cos थीटा.
डी वाई बाई डी टी ये हो जाएगा माइनस वी, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, और जो y है वो यहाँ पर हो जाएगा L साइन थीटा, और जो डी एक्स बाई डी टी है, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा वी डैश, और वी डैश हो जाएगा वी टैन थीटा, तो दिस इज वी टैन थीटा। बस इस डी ए बाई डी टी को आप 20 से भी मल्टीप्लाई कर लो तो उससे जो ई एम एफ है उस ई एम एफ का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ई एम एफ यहाँ पर अभी मैं कोई प्लस माइनस वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर ई एम एफ लिख रहा हूँ, जो भी यहाँ से आ रहा है बस मैं उसको लिख रहा हूँ। तो दिस इज़ बी, आप देखोगे यहाँ पे v और l ये बाहर आ जाएंगे, तो बी वी एल बाई टू, ठीक है, दिस इज़ बी वी एल बाई टू। और इसके बाद में यहाँ पर ये अंदर क्या क्या बचता है वो देख लेते हैं। तो एक तो बच रहा है कॉस थीटा, माइनस के साथ में यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर सब कुछ प्लस है। इसको मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं, तो कॉस थीटा को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो बी वी एल बाई टू कॉस थीटा, और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस जो ई एम एफ है उस ई एम एफ में हमने डी ए बाई डी टी के साथ में बस बी से मल्टीप्लिकेशन किया है। बी के अलावा बाकी जो भी कुछ इस एक्सप्रेशन में होगा, तो बी के अलावा जो कुछ भी है वो यहाँ पे डी ए बाई डी टी है, तो दैट इज़ डी ए बाई डी टी। आप देख सकते हो कि जो डी ए बाई डी टी है उसका साइन यहाँ पे हम अगर डिसाइड करना चाहें कि डी अपॉन डी टी का साइन कैसा है, एरिया यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, उसी से आप फ्लक्स डिसाइड कर पाओगे कि फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या जो भी है वो डिसाइड कर पाएंगे हम डी ए बाई डी टी का यूज़ करते हुए। सपोज़ मैं एरिया वेक्टर को यहाँ पे इन्वर्ट ही ले लेता हूँ, तो सपोज़ अगर मैं एरिया वेक्टर को इन्वर्ट ले लेता हूँ तो मेरा ये एक्सप्रेशन हमेशा सही रहेगा, बी इंटू ए, बी और ए के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया फिर, ठीक है, किसी भी तरह की कोई एम्बिग्यूटी फिर इस एक्सप्रेशन में नहीं रहेगी। फिर अगर आप ई एम एफ को लिखना चाहो तो ई एम एफ को फिर आप यहाँ पर बिल्कुल, अगर आपने एरिया वेक्टर डिसाइड कर लिया है, तो अगर आपने एरिया वेक्टर डिसाइड कर लिया तो फिर आप माइनस डी फाइव बाई डी टी यहाँ पर इसको लिख सकते हो ई एम एफ को, और उससे फिर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आप ई एम एफ का निकाल सकते हो। लेकिन आपको एरिया वेक्टर जरूर एज्यूम कर लेना होगा। जब तक आप एरिया वेक्टर एज्यूम नहीं करते हो तब तक आप फ्लक्स के लिए ये नहीं बोल सकते कि फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। सपोज़ एक एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर इसका ये दूँ कि सपोज़ यहाँ पर ये जो बी वेक्टर है वो यहाँ पर इनवर्ड है, लेट्स से बी वेक्टर इज़ इनवर्ड, और यहाँ पर उसमें ये लूप रखा हुआ है, कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है, और सपोज़ बी जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज़ कर रहा है, बी इज़ इक्वल टू बी नॉट टी, और ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज और इनवर्ड्स है। अब मुझसे पूछा जाए कि फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि एरिया वेक्टर हम किधर ले रहे हैं। अगर मैं एरिया वेक्टर सपोज अगर इनवर्ड ले रहा हूँ तो फ्लक्स सिंपली यहाँ पे बी इंटू ए हो जाएगा, और मैं बोलूँगा फ्लक्स टाइम के साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, तो फ्लक्स यहाँ पे टाइम के साथ साथ यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है। तो फ्लक्स अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो जो करंट इंड्यूस होगा वो कुछ ऐसे होना चाहिए जो कि यहाँ पे बढ़ते हुए फ्लक्स को यहाँ पे डिक्रीज़ करे, यानी कि आप सीधे सीधे मैथमेटिकली अगर बात करो तो ए इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो डी फाइव बाई डी टी पॉजिटिव होगा, और ई यहाँ पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और ई नेगेटिव आने का मतलब है यहाँ पर कि एरिया यहाँ पर, क्योंकि इसमें किस तरीके का एरिया हमने यहाँ पर अंदर की तरफ एक तरीके से पॉजिटिव लिया है यहाँ पे इनवर्ड्स, तो इनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर पॉजिटिव है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज यहाँ पर एक तरीके से पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये फिर ई नेगेटिव आने का मतलब है कि करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं एरिया वेक्टर को आउटवर्ड अगर पॉजिटिव ले लूँ यहाँ पर, यानी एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव सेंस बताऊँ यहाँ पर अगर मैं, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव सेंस है तो फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा फिर माइनस बी इंटू ए। अगर फ्लक्स माइनस बी इंटू ए है और बी यहाँ पर टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज़ कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि फ्लक्स यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है, और ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो फ्लक्स अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो डी फाइव बाई डी टी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो ई पॉजिटिव आने का मतलब है कि पॉजिटिव सेंस हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज था, तो जो करंट है वो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज हमें समझ में आता है, लेकिन एग्जैक्ट हम अगर हम प्लस माइनस में बात करें तो हमें पूरा पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर आप किधर ले रहे हो। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में किसी तरीके के साइन की बात नहीं करी, लेकिन अगर आप एरिया वेक्टर का साइन फिक्स कर देते हो तो फिर आप यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ए इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी लिख करके चल सकते हो, ठीक है। तो एनीवे हमारा यहाँ पर जो डी ए बाई डी टी है, डी ए बाई डी टी में एक टर्म यहाँ पर ये होगा। अब डी ए बाई डी टी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, एरिया इंक्रीज़ होता हुआ भी हो सकता है और डिक्रीज़ होता हुआ भी हो सकता है, और ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, तो इसको समझना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ आप स्टार्टिंग में, जैसे अभी मैं अगर ये दोनों वायर्स यहाँ पर पहले बना देता हूँ, तो लेट्स से दिस आर द टू वायर्स,
और अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, सपोज़ अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं और स्टार्टिंग में जो लेट्स से हमारी जो रॉड है वो इस तरीके से रखी हुई थी, तो हमारी रॉड अगर इस तरीके से रखी हुई थी तो कोई एरिया नहीं था। और लास्ट में सपोज़ रॉड जो है लेट्स से अगर इस तरीके की हो जाती है, लेट्स से सपोज़ वो इस तरीके की अगर रॉड हो गई लास्ट में, तब भी कोई एरिया इनक्लोज्ड यहाँ पर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एरिया जो है वो स्टार्टिंग में एरिया इनिशियली यहाँ पे एरिया इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसके बाद में एरिया जो है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट होगा। तो एरिया पहले इंक्रीज़ करता चला जाएगा जैसे जैसे रॉड जो इस तरीके से यहाँ पर होती जाएगी सॉरी यहाँ पर ये पॉइंट नीचे आता जाएगा, तो इस तरीके से फिर बाद में लास्ट में एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। पहले ये कम्प्लीटली इस वॉल के साथ होगी, फिर ये कम्प्लीटली इस फ्लोर के साथ रहेगा। तो एरिया विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। और वो चीज़ यहाँ से आपको दिख रही है, ये d/dt के एक्सप्रेशन में आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी वजह से आ रहा है dA/dt की वजह से आ रहा है। आप देख सकते हो कि थीटा जो है इनिशियली 90 डिग्री है, तो थीटा इनिशियली 90 डिग्री है तो साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा 0। बाद में जो थीटा है यहाँ पर वो थीटा स्टार्टिंग में 90 डिग्री था, बाद में 45 डिग्री से कम होता चला जाएगा, तो उसके बाद में कॉस थीटा लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव भी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, बाद में ये जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली मैं जस्ट यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, बस इसमें आंसर में हमको रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। बस मैं यहाँ पर इस चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पर फिक्स नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एरिया वेक्टर का चेंज है dA/dt वो स्टार्टिंग में पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एरिया 0 है, बाद में भी एरिया 0 है। तो एरिया पहले बढ़ेगा, बाद में यहाँ पर एरिया घटना स्टार्ट होगा। तो dA/dt इनिशियली कुछ समय तक थीटा 45 डिग्री तक की यहाँ पर ये हो रहा है इस तरीके का, तो और थीटा हॉरिजॉन्टल से लिया हुआ है, यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। तो इनिशियली dA/dt इज़ ग्रेटर देन 0, तो dA/dt यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है इनिशियली, यानी कि जो फ्लक्स है एक तरीके से वो फ्लक्स मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा है, क्योंकि एरिया बढ़ता जा रहा है। तो फ्लक्स मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो करंट यहाँ पर आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। फिर उसके बाद में dA/dt आफ्टर सम टाइम, जब थीटा यहाँ पे लेस देन 45 होगा, दिस इज़ फॉर थीटा ग्रेटर देन 45, थीटा लेस देन 45 जब यहाँ पर हो जाएगा, थीटा 45 पे एक्जैक्टली dA/dt 0 भी होगा, तो उस टाइम पे EMF भी 0 हो जाएगा। तो थीटा वहाँ पे डायरेक्शन चेंज आएगा। तो dA/dt जब लेस देन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एरिया घटना स्टार्ट हो गया इफेक्टिवली। तो एरिया अगर घटना स्टार्ट हो गया तो फ्लक्स घटना स्टार्ट हो गया, इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स घटना स्टार्ट हो गया। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए जो करंट है वो क्लॉकवाइज होगा, जो कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करे। तो जनरली यही ज़्यादा अच्छा होता है कि हम बस केवल विजुलाइज कर लें कि इनवर्ड लाइंस इंक्रीज़ कर रही हैं कि आउटवर्ड लाइंस इंक्रीज़ कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम करंट का सेंस निकाल लें। अदरवाइज़ जो मैंने इधर से यहाँ पे डिस्कशन किया है, आप एग्जैक्टली पूरी मैथमेटिकल तरीके से भी यहाँ पर करंट के सेंस को पता कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पर ये एक इस क्वेश्चन के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है कि करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ पर हमेशा फिक्स नहीं रहेगा। करंट कितना होगा तो लेट अस आल्सो राइट दैट। तो फाइनली जो अभी आपने EMF निकाला है उस EMF को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो इससे करंट पता चल जाएगा। अगर हमें एग्जैक्टली थीटा दिया होता तो हम फिर उस हिसाब से बता देते कि यहाँ पर जो करंट होगा वो करंट एक्चुअल में किस डायरेक्शन में होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका एनालिसिस कर लिया है फाइनली कि थीटा अगर इस तरीके का है तो करंट का ऐसा डायरेक्शन, अगर थीटा इस तरीके का है तो करंट का फिर, और थीटा यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करेगा। स्टार्टिंग में थीटा 90 होगा, फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होकर के 0 डिग्री हो जाएगा जब कम्प्लीटली यहाँ पर रॉड नीचे आ जाएगी। इसी क्वेश्चन को अब यहाँ पर मोशनल EMF में जो रोटेशन का फार्मूला होता है E इज़ इक्वल टू EMF इंड्यूस इज इक्वल टू हाफ B/L², इस फार्मूले का मीनिंग भी समझते चलते हैं। तो इस फार्मूले में होता है यहाँ पर यह है कि अगर कोई रॉड है और वो रॉड अगर यहाँ पे अपने किसी एंड पॉइंट के अबाउट सपोज अगर यहाँ पे इस तरह से रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज इनवर्ड है, लेंथ इज़ L, तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो दूसरा कोई पॉइंट है यहाँ पे लेट से P, इस P का कितना यहाँ पर EMF है। तो इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस या जो EMF है वो यहाँ पे कितना है, तो VP माइनस VA। इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है हाफ B/L²। तो दिस इज़ हाफ B/L², और डायरेक्शन भी यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं इसमें
v क्रॉस b से आप देख लो, वेलोसिटी क्रॉस b से, तो वेलोसिटी का इसमें हर एक पॉइंट की वेलोसिटी का कुछ इस तरीके का डायरेक्शन होगा। तो इसमें ऊपर वाला पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, नीचे वाला एक तरीके से लोअर पोटेंशियल पर होगा, जिसके बाद रोटेशन चल रहा है यहाँ पे। तो v क्रॉस b में जैसा डायरेक्शन आता है वो हायर पोटेंशियल पे रहता है। तो vp माइनस v दिस इज़ हाफ b ओमेगा एल स्क्वायर। इसका ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर किसी पॉइंट का पोटेंशियल जो है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाला गया जिसके अबाउट रोटेशन चल रहा है यहाँ पे। अगर कोई भी दूसरे पॉइंट अगर ले लिया जाए, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर लेट्स से c है, तो vp माइनस वी सी ऐसे नहीं आएगा। पहले आप vp माइनस वी ए निकालोगे, vc माइनस वी ए निकालोगे यूजिंग दिस फार्मूला, फिर उससे आप vp माइनस वी सी निकाल सकते हैं। तो ये तो इससे रिलेटेड थ्योरी हो गई। अब इसको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे, तो इसमें तो हमें दिखता था कि इसके बाद रोटेशन हो रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वी विल यूज़ इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो इस तरह की सिचुएशन में जो इंस्टेंटेनियस एक्सेस रोटेशन होती है, आपको इस पॉइंट P पॉइंट की वेलोसिटी पता है, आपको यहाँ पर जो Q पॉइंट है इसका दूसरा एंड पॉइंट, इस पॉइंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है। इन दोनों पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो और उससे आप पता कर सकते हो कि वेयर इज़ द इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पर, दिस पॉइंट इज़ द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और यहाँ से जो एक्सेस इस प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। किस तरीके का यहाँ पर रोटेशन होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पर इसमें रोटेशन चल रहा है। अब ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा कितना होगा पहले तो यहाँ पर ही पता कर लेते हैं। तो उसके लिए ये डिस्टेंस आप देख लो, ये डिस्टेंस है एल कॉस थीटा। तो ये जो वेलोसिटी v है, दिस वेलोसिटी v कैन बी रिटन एज ओमेगा एल कॉस थीटा, और यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो v डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। तो दिस इज़ ओमेगा ऑफ दिस रॉड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रॉड है और ये जो रॉड है, दो इमेजनरी रॉड्स हैं यहाँ पर, और इन इमेजनरी रॉड्स में इस पॉइंट के अबाउट P और Q के क्या पोटेंशियल्स हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ O पॉइंट। तो इस O पॉइंट के रेस्पेक्ट में इनके क्या पोटेंशियल्स हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर ही देख लो कि O पॉइंट के रेस्पेक्ट में P जो है वो हायर पोटेंशियल होगा या लोअर पोटेंशियल होगा। तो आप V क्रॉस B से देख लो, V क्रॉस B का अगर आप यहाँ पर देखते हो डायरेक्शन, तो V डाउनवर्ड्स है और B यहाँ पर इनवर्ड्स है। तो आप देखोगे कि जो O पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पर आएगा। तो एक तरीके से जो Vp माइनस Vo आएगा यहाँ पर वो माइनस में आएगा, माइनस B ओमेगा L कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये Vp माइनस Vo हो गया। इसी तरीके से अगर आप Vq माइनस Vo कैलकुलेट करोगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाता है L साइन थीटा। तो अगेन आ जाएगा माइनस हाफ B, ये ओमेगा रह गया, B ओमेगा L साइन थीटा का स्क्वायर। इससे आप यहाँ पर Q और P, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस P और Q के बीच में, तो P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो Vp माइनस VQ कर लिया। तो Vp माइनस VQ निकालने के लिए मैंने इन दोनों को माइनस कर लिया, फर्स्ट और सेकंड को आप माइनस करोगे तो Vp माइनस VQ आ जाएगा, और ये Vp माइनस VQ करेंगे तो ये माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा। तो हाफ B ओमेगा L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अब ये आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अब ये आ गया Vp माइनस VQ। स्टार्टिंग में थीटा ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग में अगर थीटा ज़्यादा है तो P का पोटेंशियल एक तरीके से यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इनिशियली Vp माइनस VQ इज़ पॉजिटिव, और उसके बाद में जब थीटा लेस देन 45 डिग्री होगा, इनिशियली का मतलब है थीटा ग्रेटर देन 45, थीटा लेस देन जब 45 डिग्री होगा तो Vp माइनस VQ जो होगा वो नेगेटिव भी हो जाएगा। आपको साफ साफ इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर ये चीज़ दिख रही होगी। तो हाफ B ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लोगे इसमें। तो करंट मैग्नीट्यूड वाइज कह लीजिए या जो भी कह लीजिए यहाँ पर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा वगैरह यहाँ पर, तो करंट यहाँ पर बस इसको आप R से डिवाइड कर लो। तो हाफ B ओमेगा, ओमेगा किस जगह पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो दिस इज़ V डिवाइडेड बाय, आप देखोगे वही आंसर आएगा। हाँ, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पे ओमेगा की ये वैल्यू आ गई, इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, स्टार्टिंग में जैसे हमने पहले भी देखा था कि एरिया बढ़ता है स्टार्टिंग में, तो एरिया बढ़ता है तो इनवर्ट फ्लक्स बढ़ता है, और उसको अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा।
और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि Vp माइनस VQ, तो P के साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके का रहेगा सिस्टम। तो P के साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है तो आप PQ रॉड को आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। तो जो करंट होगा वो करंट आप देख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा यहाँ पर इस तरीके से इसमें। तो यहाँ से भी हमें एग्जैक्टली वही आंसर मिल रहा होगा। तो हाफ BLV कॉस थीटा बाहर यहाँ पे चल रहा है, इसमें कॉस थीटा इज़ आउटसाइड, और यहाँ पे अंदर हो जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो करंट के लिए अल्टीमेटली आपको एक रेजिस्टेंस के टर्म से भी यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने EMF लिखा है, EMF को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लोगे और आप देखोगे तो प्रीवियसली जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है BVL/2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी वही आंसर है। कोई चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर इसमें। बस हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ चेंज ओवर पॉइंट है कि नहीं, कभी यहाँ पर ये जो EMF का डायरेक्शन या करंट का डायरेक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कब हो रहा है, उसका आइडिया हमें यहाँ पर होना चाहिए इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट मेथड यहाँ पर ले रहे हैं हम इस क्वेश्चन को E=BLV इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इसमें शर्त ये होती है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमें यहाँ पर यूज़ करने पड़ते हैं। तो दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड व्हेन ऑल दिस थ्री आर परपेंडिकुलर। अगर कोई भी दो आपस में पैरेलल हो जाते हैं तो उसका फिर उसके वजह से जो EMF होता है फिर वो EMF इंड्यूस्ड एक तरीके से जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे BLV ऑल द थ्री मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इसका यूज़ कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो प्रीवियसली जो हमने ओमेगा यूज़ कैलकुलेट किया उस ओमेगा का भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो मैं उस ओमेगा को डायरेक्टली अब यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ओमेगा जो हमने कैलकुलेट किया था वो था V/L cos थीटा। इस ओमेगा को कैलकुलेट करने के और भी कई मेथड्स हो सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल उनमें नहीं जा रहा हूँ। उन मेथड्स में मैं जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का यूज़ करके किया मैंने डायरेक्टली उसी का अब यहाँ पर यूज़ करके चल रहा हूँ। तो ये हो गया ओमेगा यहाँ पर इस रॉड के लिए। अब यहाँ पर मुझे BLV यूज़ करना है, तो मुझे अब रॉड के डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी यहाँ पर देखनी होगी। तो रॉड्स के डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी, तो रॉड्स के डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रॉड है, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके मैं इसको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो सपोज़ यहाँ पे रॉड के पॉइंट्स, किस पॉइंट की वेलोसिटी मुझे पता है, तो आई नो दी वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, और ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी यहाँ पर हो गई है V के बराबर। तो दिस वेलोसिटी इज़ V हियर। अब हम क्या करते हैं कि रॉड की जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं रॉड के अलोंग चलते हैं, और इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की वेलोसिटी को ज़रा देखते समझते हैं यहाँ पर। तो रॉड के जो भी डिफरेंट यहाँ पर पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स की वेलोसिटी को अब यहाँ पर लिखने का जो तरीका है वो तरीका यहाँ पर ये हो सकता है कि अब क्योंकि यहाँ पर तो जो एंड पॉइंट्स होते हैं तो एंड पॉइंट्स का तो फिक्स होता है। जैसे एक यहाँ पर अगर ये एंड पॉइंट आप इसको देखते हो, इस एंड पॉइंट का फिक्स है कि वो इसके अलोंग ही चल सकता है, इस तरीके से वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल चल रहा है। ये जो एंड पॉइंट है ये इस वायर के अलोंग ही चल सकता है, तो इनका तो बिल्कुल फिक्स रहता है। लेकिन बीच में अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी यहाँ पर एक तो रॉड के अलोंग होगी, यहाँ पर रॉड के लेंथ के अलोंग होगी, और दूसरा यहाँ पर रॉड के परपेंडिकुलर भी होगी। ठीक है, तो रॉड के लेंथ यानी कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटीज़ हम यहाँ पर ले सकते हैं किसी भी जनरल पॉइंट की रॉड पे। एक तो रॉड के लेंथ के अलोंग और दूसरा रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो ऐसे ही अब मैं यहाँ पर कोई भी एक जनरल पॉइंट उठाता हूँ और उस जनरल पॉइंट पे अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि उस जनरल पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पर क्या है। तो सपोज़ मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो रॉड के लेंथ के अलोंग होगा, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट यहाँ पे रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो हमें यहाँ पर रॉड के अलोंग क्या कंपोनेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रॉड के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसके लिए L जो होगा वो V के पैरेलल हो जाएगा, और एक बार अगर L V के पैरेलल हुआ तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन EMF जनरेशन में नहीं आएगा। तो EMF जनरेशन में वही कंपोनेंट काम करेंगे जो कि रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर होंगे यहाँ पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, वो तो प्लेन की परपेंडिकुलर है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हमारा जो सारा फोकस है वो रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पर ही है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आवर ऑल फोकस इज़ ऑन दी कंपोनेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ दिस रॉड। तो लेट अस डू दैट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पहले बात कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट P है
इस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में रॉड का कोई पॉइंट होगा वो सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि जो डिस्टेंसेस हैं वो डिस्टेंसेस फिक्स रहती हैं, ठीक है, ये सबको पता है रिजिड बॉडी मोशन। तो अगर मैं इस पॉइंट के बारे में देखूं तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट होगा वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो सम ओमेगा इंटू आर। तो लेट अस टेक दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे रॉड पे, ये डिस्टेंस को मैं यहाँ पर आर ले लेता हूँ और कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंसेस अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से कि यह हो गया आर डिस्टेंस, और आर डिस्टेंस पे जाकर के जो हमारा ये पॉइंट एलिमेंट है उस पॉइंट एलिमेंट की लेंथ को मैं यहाँ पे ले देता हूँ कि दिस लेंथ इज़ डी आर, क्योंकि किसी लेंथ पे आप ईएमएफ डिफाइन करोगे, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू डिफाइन ऑन सम लेंथ, और वो लेंथ यहाँ पर हो जाएगी इसमें डी आर। तो ये डी आर लेंथ मैंने यहाँ पर इसका ले लिया, तो बी एल वी, तो एल मैंने यहाँ पे डी आर के बराबर ले लिया यहाँ से आर डिस्टेंस पे जा करके। और अब इसकी वेलोसिटी मेरा कंसर्न है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले इस पॉइंट के अबाउट वेलोसिटी लिख रहा हूँ, जो पी पॉइंट है पी पॉइंट के अबाउट वेलोसिटी लिख रहा हूँ। रोटेशन किस सेंस में हो रहा है यहाँ पे, तो रोटेशन इज इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, तो रोटेशन इज इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ओमेगा इंटू आर जो आएगा वो ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पर इधर की तरफ आ जाएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर पॉइंट की, उस वेलोसिटी को मैं यहाँ पर अब ऐसे लिख रहा हूँ। एक तो है इसमें ओमेगा इंटू आर, तो दिस वेलोसिटी इज बेसिकली ओमेगा इंटू आर। ऑब्वियसली ये जो मेथड्स हम कर रहे हैं वो लेंदियर मेथड्स हैं, हम ऑलरेडी जो मेथड नंबर 1 है वही सबसे इसके लिए इजी मेथड है, लेकिन ये हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करेगा, और कहीं कहीं पे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इस तरीके के मेथड्स अडॉप्ट कर पाएंगे। तो बस उसके लिए मैं यहाँ पर इसमें जा रहा हूँ इन मेथड्स के थ्रू, और रोटेशन तो इन्वॉल्व हो ही रहा है इसमें। तो ओमेगा इंटू आर, ठीक है, ये वेलोसिटी हो जाएगी। अब ये तो हो गया कि आपने इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किया। अब इस पॉइंट की खुद की वेलोसिटी है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी को, पी की वेलोसिटी को जो आप इसमें ऐड करोगे तब नेट वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट एक्स जो भी आप यहाँ पर उठा रहे हो, तो उसकी वेलोसिटी के लिए आपको वेलोसिटी ऑफ दिस एक्स विद रिस्पेक्ट टू पी चाहिए होगा, और प्लस वेलोसिटी ऑफ पी, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, लेकिन ये जो पी पॉइंट है इसकी भी पूरी वेलोसिटी मुझे नहीं चाहिए, इसकी वेलोसिटी वही चाहिए जो रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी इसकी यहाँ पर, तो ये जो एंगल है यहाँ पे, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे, दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी वी कॉस थीटा। तो दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी वी कॉस थीटा। आप इस वी कॉस थीटा को और ऐड कर लो, तो यू जस्ट ऐड दिस वी कॉस थीटा इन दिस। तो अब इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी है वो नेट वेलोसिटी यहाँ पर ओमेगा आर और वी कॉस थीटा का डिफरेंस होगा। अब ऑब्वियस है कि वी कॉस थीटा और ओमेगा आर में एक ज़्यादा होगा एक कम होगा, और जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाओगे तो ओमेगा आर बढ़ता जाएगा। और ऑब्वियस है कि जब आप पी से चल रहे थे, तो पी से जब आप यहाँ पर चलना स्टार्ट किए तो नीचे की तरफ था यहाँ पर ये, ठीक है, ये वेलोसिटी जो रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ थी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ओमेगा आर बढ़ता जाएगा, तो ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो हमें कोई ना कोई एक यहाँ पर एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि नेट नीचे की तरफ ही है, तो नेट वेलोसिटी को मैं यहाँ पर अब यहाँ पर ले लेता हूँ वी कॉस थीटा माइनस ओमेगा आर, और इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो डी ई, दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस डी आर लेंथ, तो बी एल, एल इज डी आर हियर, एंड वेलोसिटी को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वी कॉस थीटा माइनस ओमेगा आर, ठीक है। और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पर इसमें नेट ईएमएफ कैलकुलेट करूँगा। और अगर मैंने ऐसा अज्यूम किया है तो आप वी क्रॉस बी कर लो, तो वी क्रॉस बी से ऊपर वाला एंड फिर पॉजिटिव आएगा। तो एक तरीके से आप ऐसे कर रहे हो तो वी क्यू माइनस वी पी आप निकाल रहे हो। इससे पहले हमने हर जगह वी पी माइनस वी क्यू निकाला है, तो वी क्यू माइनस वी पी अब पहले जो हमने निकाला उसका उल्टा आना चाहिए। वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट। आर की लिमिट ऑब्वियस है कि यहाँ से स्टार्ट करोगे और लेंथ यहाँ पर एल के बराबर है, तो 0 से लेकर के एल यहाँ पर ये आर की लिमिट हो जाएगी। बस एक सिंपल इंटीग्रेशन है, तो इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। तो दिस ईएमएफ इज़ गोइंग टू बी बी, ये जो वी कॉस थीटा है, इस वी कॉस थीटा में एक यहाँ पे आर बन जाएगा, तो दिस इज़ वी आर कॉस थीटा। और ओमेगा की वैल्यू लेट अस पुट दैट वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ वी अपॉन एल कॉस थीटा। तो वी अपॉन एल कॉस थीटा इज़ ओमेगा हियर, और यहाँ पर आर को इंटीग्रेट करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो दिस इज़ आर स्क्वायर बाई 2। और जो आप यहाँ पर एल रखोगे इसमें, तो इधर तो आ जाएगा एल वी कॉस थीटा, और यहाँ पे एक ये कैंसिलेशन कुछ होंगे यहाँ पर इसमें, तो बी ये हो जाएगा वी एल कॉस थीटा माइनस ऑफ यहाँ पर ये बन जाएगा वी एल बाई 2 कॉस थीटा।
तो होपफुली यहाँ पे कैलकुलेशंस आर राइट। वी एल विल बी कॉमन हियर, तो बी वी एल, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर मैं अल्टीमेटली 2 cos थीटा को भी यहाँ पे बाहर निकालता हूँ, क्योंकि इससे पहले जो हमने रिजल्ट निकाले हैं सब में 2 cos थीटा बाहर था, और ये बन जाएगा अब यहाँ पर इसमें आगे इट इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा नहीं दिख रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा क्रिएट कर लेते हैं, जो हम प्रीवियस आंसर्स हैं उससे मैच कराने के लिए। तो 2 cos थीटा, और यहाँ पर ये बन जाएगा, तो एक cos स्क्वायर थीटा को आप यहीं पे छोड़ दो और एक cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इट इज़ प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 इज़ ऑलरेडी देयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये बी वी एल बाई 2 cos थीटा आ गया, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें बस r से डिवाइड करना है आपको, जो ऑलरेडी हम करते आए हैं यहाँ पर। लेकिन अब ये साफ साफ दिख रहा है इसमें कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप वी क्यू माइनस वी पे लेके कैलकुलेशन कर रहे थे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। इससे पहले वाला जो मेथड है उसमें हमने यहाँ पर उल्टा लिया है, वी पी माइनस वी क्यू लिया है, तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा आ रहा है। इसका मतलब है कि जितने मेथड्स हमने यहाँ पे लिए हैं, सबसे जो फाइनली हमने रिजल्ट निकाले हैं डायरेक्शन से रिलेटेड, वो सारे रिजल्ट कंसिस्टेंट हैं। ऑल द मेथड्स आर गिविंग एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट्स।